Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our second lecture on schizophrenia and psychotic disorders or psychosis and schizophrenia. और हमने शुरू में इसकी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कर ली थी और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स देख लिए थे, कौन सी प्रेफर्ड एजेंट्स हैं वो हमने देख ली थी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ स्पेशली first generation antipsychotic agent, that is extrapyramidal side effects. तो जैसा कि हमने पहले ही बात की कि ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है फर्स्ट जनरेशन से, तो एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स कैन अकर विद ऑल टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, स्पेशली विद हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी जिस पे बात की थी कि जिसकी पोटेंसी जो है वो D2 रिसेप्टर पे ज़्यादा है, वो जो है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है. अगर हम देखें कि ये एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या, तो ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें एक है एक्यूट डिस्टोनिया, दूसरा है एकैथेसिया, तीसरा है सीडो पार्किंसोनिज्म और चौथा है टार्डिव डिस्काइनेसिया. नाउ अब हम इनको एक एक करके देखना शुरू कर देते हैं कि ये एक्यूट डिस्टोनिया क्या है. एक्यूट डिस्टोनिया जो है दरअसल इट इज़ ए सडन मसल स्पैजम्स दैट प्राइमरीली अकर इन द आई, नेक, फेस एंड थ्रोट मसल्स. ठीक है, सडन मसल स्पैजम है, आई, नेक, फेस एंड थ्रोट मसल्स में. तो दिस इज कंसिडर्ड एज मेडिकल इमरजेंसी, यानी यू नीड टू इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल. Therefore, use of intravenous or intramuscular treatment may be warranted for quick symptom resolution, यानी IM और IV ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी है ताकि इसको जल्द से जल्द रिकवर और इसको कंट्रोल में लाया जाए. Acute dystonias can occur within hours of initiating the medication or increasing the dose. ठीक है, यानी जो भी आप टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के बाद विद इन आवर्स भी हो सकता है, और उस वक्त अगर नहीं हो रहा तो बाद में अगर आपने डोज बढ़ाई तो उस वक्त भी ऐसा हो सकता है कि एक्यूट डिस्टोनियाज यानी सडन मसल स्पैज़म रिपोर्ट होना शुरू हो जाए पेशेंट में. दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन यंग मैन एंड पेशेंट यूजिंग हाई डोजेज ऑफ हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. ठीक है, यंग मैन और हाई डोजेज में ज़्यादा है रिपोर्टेड है ये, यानी इंसिडेंसेस हाई हैं इन पर्टिकुलरली विद फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, जिसको हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं. मैनेजमेंट इंक्लूड द यूज़ ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स. इसकी मैनेजमेंट क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स देंगे जिसमें आपके पास मौजूद हैं बेंजाट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रापेन. इफ़ इनफेक्टिव बेंजोडाइजेपिन कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इसके अलावा आप बेंजोडाइजेपिन भी एज ए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर रिएक्शन में बी अचीव्ड बाय डिक्रीजिंग द डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स और यूजिंग ओरल एंटीकोलिनर्जिक्स और चेंजिंग थेरेपी टू एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ताकि दोबारा फ्यूचर में एक्यूट डिस्टोनिया ना हो. इसके लिए आपके पास 3 स्ट्रेटजी हैं. एक तो ये कि डिक्रीजिंग द डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, दूसरा यूज ऑफ ओरल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स टुगेदर विद एंटीसाइकोटिक्स, या फिर चेंजिंग द थेरेपी फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स टू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यानी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. तो ये है डिस्कशन अबाउट एक्यूट डिस्टोनिया. नेक्स्ट इज द एकैथेसिया. एकैथेसिया क्या है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें, ये है इनर रेस्टलेसनेस एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ हैविंग टू मूव, यानी पेशेंट बैठेगा नहीं, रेस्टलेस होगा, इधर से उधर मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, और ये पर्पजलेस मूवमेंट होगी. तो पेशेंट विद एकैथेसिया में पेस और अनएबल टू सिट स्टिल, बैठ नहीं सकता, एंड दिस में अकर विद इन डेज टू फ्यू मंथ्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी और इंक्रीजिंग द डोज. इसका जो अकरेंस है वो फ़ौरन तो नहीं होगा, लेकिन फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ्स तक हो सकता है. और या फिर ये कि शुरू में जिस डोज पे था उस पर नहीं हो रहा था एकैथेसिया, बाद में आपने सिम्टम कंट्रोल के लिए डोज जब इंक्रीज़ की तो फिर एकदम एकैथेसिया जो है वो अपीयर हो गया. इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही इंक्लूड डोज रिडक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, एक तो ये है. इसके अलावा लिपोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स. लिपोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स में पर्टिकुलरली जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं वो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जिसमें प्रोप्रेनोलॉल नंबर 1 पर आती है.
इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन भी दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, थेरेपी में ऑल्सो भी चेंज टू एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। इसके अलावा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पे जो है एकिथेसिया की प्रॉब्लम की वजह से स्विच कर दें पेशेंट को। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स की अगर हम बात करें तो दे आर नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एकिथेसिया। तो ये एक्यूट डिस्टोनिया के बाद सेकेंड इशू है। थर्ड इज द स्यूडो पार्किंसोनिज्म। स्यूडो पार्किंसोनिज्म क्या है? Clinically, it appears similar to the idiopathic Parkinson's disease and includes symptoms like shuffling gait, mask-like face, cogwheel rigidity, and resting or pill rolling syndrome. तो ये जो है वो इसकी मेन अलामात है। अच्छा, ये कॉगव्हील रिजिडिटी क्या है? इसमें ये होगा कि पेशेंट जो होगा वो उसको ये जो पैसिव मूवमेंट है लिम्स की, वो यानी जो रिस्पॉन्सिव मूवमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसके अलावा रेस्टिंग और पिल रोलिंग ट्रेमर, यानी ये कि हाथों में ट्रेमर भी, यानी जिसको हम राशा कहते हैं उर्दू में, वो भी होगा, चाहे वो रेस्टिंग हुए हो या मूवमेंट के दौरान हो। अच्छा, ये जो है वो स्यूडो पार्किंसोनिज्म की सिम्टम्स होंगी। अच्छा, अब ये क्या होगा, कैन अकर विद इन 1 to 3 months आफ्टर स्टार्टिंग थेरेपी, या फिर वही है कि इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक एजेंट्स। इसमें क्या होगा, टारगेटेड बाय इट शुड बी ट्रीटेड। वो कैसे ट्रीट कैसे की जाएगी? चेंजिंग टू एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। वही टिपिकल से एटिपिकल पे ले जाइए आप, या फिर डिक्रीजिंग द डोज एंड और एडिंग एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। इसमें भी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट का बेनिफिट होगा। फोर्थ इशू इज टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूजुअली डज नॉट अकर अंटिल द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग एंटीसाइकोटिक्स फॉर ईयर और मोर, यानी कम से कम साल या उससे ज़्यादा हो गया हो एंटीसाइकोटिक्स लेते हुए, तब टार्डिव डिस्काइनेसिया की पॉसिबिलिटी होगी, वरना अदरवाइज अर्ली सिम्टम्स में ये शामिल नहीं है। ये क्या है दरअसल? इट इज़ ए मूवमेंट डिसऑर्डर दैट कैन अकर इन वेरियस लोकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस, टंग, हिप्स एंड एक्सट्रीमिटीज। और जो मूवमेंट होगी वो किस तरह की होगी? डिस्टोनिक, कैन बी डिस्टोनिक लाइक फिक्स मूवमेंट, और कोरियो एथिटॉइड यानी रिदमिक मूवमेंट। कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इंक्लूड टंग च्यूइंग, टंग च्यूइंग हो सकती है, लिप स्मैकिंग हो सकती है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द ट्रंक जो है, इस तरह से ये भी पॉसिबल हो सकती है टार्डिव डिस्काइनेसिया में। टार्डिव डिस्काइनेसिया में बी इरिवर्सिबल। दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो पेशेंट्स टेकिंग एंटीसाइकोटिक्स शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली फॉर अपीयरेंस ऑफ एनी मूवमेंट डिसऑर्डर। लिहाजा अगर किसी भी किस्म की अर्ली मूवमेंट डिसऑर्डर हो रही हो तो उस वक्त ही उसको मॉनिटर कर लिया जाए और डोज रिड्यूस कर दी जाए, या फिर उस ड्रग को ही स्टॉप कर दिया जाए। इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब पेशेंट टाइम टू टाइम विजिट कर रहा हो अपने कंसल्टेंट को, फिजिशियन को, तो फिर वो उसका जो है वो इवैल्यूएशन करे। उसके लिए एक टूल है, जो टूल क्या कहलाता है? एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट स्केल, विच इज़ अवेलेबल टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग द टार्डिव डिस्काइनेसिया, ताकि ये अर्ली स्टेज पर ही मालूम हो जाए कि उसको टार्डिव डिस्काइनेसिया की सिम्टम्स, या वो मूव टू लीड कर रहा है टूवर्ड्स टार्डिव डिस्काइनेसिया या नहीं। तो ये एक स्केल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि टार्डिव डिस्काइनेसिया तो नहीं हो रहा पेशेंट में। इसके अलावा विजिलेंट मॉनिटरिंग फॉर साइंस ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया इज़ बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, विजिलेंट मॉनिटरिंग इसकी ज़रूरी है। और क्या करना होगा? मैं स्टॉपिंग द कॉजेटिव एजेंट एंड स्विच टू एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मे बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि अगर अर्ली सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर फ़ौरन उस कॉजेटिव एजेंट को, यानी टिपिकल एंटीसाइकोटिक को स्टॉप कर दीजिए और आप इसको मूव कर जाइए, पेशेंट को चेंज कर दीजिए, स्विच कर दीजिए टू अनदर क्लास ऑफ ड्रग विच इज़ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। अच्छा, टार्डिव डिस्काइनेसिया की अगर हम बात करें तो इसी में हम मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैव बीन यूज्ड टू अटेम्प्ट टू ट्रीट टार्डिव डिस्काइनेसिया। वो मल्टीपल ट्रीटमेंट क्या है? जिसमें आपके पास हैं विटामिन ई, बेंजोडाइजेपिन, बैक्लोफेन जो कि मसल रिलैक्सेंट है, एंड रेजरपिन।
तो ये आपके पास एजेंट्स मौजूद है, लेकिन डेफिनेटिवली जो है वो कोई भी प्रूवन नहीं है कि उसकी इफेक्टिविटी है, ठीक है। नन हैव बीन डेफिनेटिवली प्रूवन टू बी इफेक्टिव। तो इसलिए जो है वो बहरहाल ये ट्राई किए जाते हैं, ये एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन किसी का भी कोई साउंड डेटा इस वक्त हमारे पास नहीं है। लिहाजा बेस्ट ये है कि इसको प्रिवेंट किया जाए और इसका जो स्केल है, जो AIMS है, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्केल, उससे मॉनिटर किया जाए और विजिलेंट मॉनिटरिंग की जाए, और अगर किसी भी किस्म का मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा हो तो फ़ौरन ही मेडिकेशन को स्टॉप कर दिया जाए। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट और वेरी इमरजेंसी कंडीशन इज़ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये क्या है? अनकॉमन है बट पोटेंशियली फेटल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। इट इज़ पोटेंशियली फेटल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। तो द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसकी साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा? फीवर होगा, सीवियर रिजिडिटी, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, जिसमें यूरिन पास हो सकता है और स्टूल पास हो सकता है, एलिवेटेड क्रिएटिन काइनेस मसल डैमेज की वजह से, एंड इंक्रीज वाइट ब्लड काउंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है या ये ऑनसेट क्या है और इसको क्या करना क्या है? NMS यानी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है सडन ऑनसेट, and that is why should prompt immediate discontinuation of all antipsychotics, चाहे वो टिपिकल हों चाहे एटिपिकल हों। अच्छा, एंटीसाइकोटिक्स आर रिकमेंडेड नॉट टू बी रीस्टार्टेड फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। यानी अगर ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जब रिजॉल्व हो जाए उसके बाद भी 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू रीस्टार्ट एंटीसाइकोटिक थेरेपी विद ए डिफरेंट मेडिकेशन। जिस मेडिकेशन पे वो पहले था, अब वो वाली मेडिकेशन आपने नहीं देनी है और दूसरी मेडिकेशन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट इंक्लूड सपोर्टिव केयर एंड यूज़ ऑफ ब्रोमोक्रिप्टीन एंड डेंट्रोलिन। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप देंगे जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन और इसके अलावा डेंट्रोलिन शामिल है, ठीक है। तो ये आपके पास मेडिकेशन है जो आप यूज़ करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, बट इज जस्ट ए सपोर्टिव केयर। तो ये हमने जो है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कंप्लीट कर ली, जो कि एडवर्स इफेक्ट्स हैं इन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के, स्पेशली टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास की तरफ, दैट इज़ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। एक दफ़ा हम इसके टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके डिस्कशन को भी देखेंगे। जो टेबल ये 39.6 है, तो इसको जब हम देखते हैं तो इसका व्यू हम पहले सही कर लें। ये तो हमारे पास इसमें जो मेडिकेशन है वो आप देख सकते हैं, क्लोजापिन है, रेजरपिन है, ओलेंजापिन है, क्विटियापिन है, ज़िप्रासिडोन है, एरिपाइप्राजोल है और पेलीपेरिडोन है। डोजिंग रेंज है इसकी मिलीग्राम पर डे, ये टोटल पर डे। ये रिसेप्टर एफिनिटी है कि डोपामीन रिसेप्टर पे 5-HT यानी न्यूरो सीरोटोनिन रिसेप्टर पे, मस्कारेनिक रिसेप्टर पे, H1 यानी हिस्टामिन रिसेप्टर पे एंड अल्फा रिसेप्टर पे। फिर ये इनके इफ़ेक्ट्स हैं, सेडेशन किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में एल्टिकोलिनर्जिक इफेक्ट ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो मीन्स नो। अच्छा, इसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वही अल्फा रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्शन है, तो किसी में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ज़्यादा है, किसी में कम है, और इसी तरह से वेट गेन का इफेक्ट भी इन पर्टिकुलर मेडिकेशन जो है वो इस तरीके से मौजूद है। तो ये हमने एक नज़र इस टेबल को देख लिया। अब हम वापस आते हैं अपने टेक्स्ट पे और हम इनका डिस्कशन देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है 10 एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर करंटली अवेलेबल इन यूएस मार्केट, जो कि लाइसेंस्ड मेडिकेशन है। इसमें बहुत सारी मेडिकेशंस हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारी ही अवेलेबल हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल क्लोजापिन ले लें आप, रेस्पेरिडोन ले लें, ओलेंजापिन ले लें, क्विटियापिन ले लें, ज़िप्रासिडोन ले लें, एरिपाइप्राजोल, पेलीपेरिडोन, एसिनापिन, एलोपेरिडोन एंड लेरासिडोन। ये मेडिकेशंस जो है वो अवेलेबल हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स,
ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ एरिपाइप्राजोल, ठीक है, एरिपाइप्राजोल को छोड़ के। ये जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं आर डोपामीन एगोनिस्ट बट ऑल्सो पोटेंटली ब्लॉक 5-HT2A रिसेप्टर, 5-HT2A रिसेप्टर, ठीक है। ये डोपामीन एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं, सॉरी, डोपामीन एंटागोनिस्ट हैं और ये ब्लॉक करते हैं 5-HT2A रिसेप्टर्स को भी। अच्छा, जो ब्लॉक होगा 5-HT2A ग्रेटर एक्सटेंट दैन डोपामीन, इसमें यह है कि 5-HT रिसेप्टर जो है वो डोपामीन रिसेप्टर से ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है, जो ब्लॉकेज है। अच्छा, एरिपाइप्राजोल इज ए पार्शियल डोपामीन एंड 5-HT1A एगोनिस्ट, यानी पार्शियल एगोनिस्ट भी है ये डोपामीन का, एंड 5-HT2A एंटागोनिस्ट, यानी 5-HT पे इसका के जो सब टाइप्स हैं उस पर एक पे एगोनिस्टिक इफेक्ट है और एक पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। एसिनापिन की बात करें तो एसिनापिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर 5-HT डोपामीन अल्फा एंड हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स विद लो एफिनिटी फॉर मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, और ये इन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है। एलोपेरिडोन की बात करें, एक्ट एज न्यूमरस 5-HT एंड डोपामीन रिसेप्टर्स एंड हैज़ हाई एफिनिटी फॉर अल्फा-1 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बहुत सारे 5-HT पे एलोपेरिडोन की इफेक्टिविटी है और डोपामीन के भी रिसेप्टर्स पर है और हाई एफिनिटी अल्फा-1 रिसेप्टर पे भी है। ल्यूरासिडोन की बात करें, इज ए पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ 5-HT1A रिसेप्टर विद नो एफिनिटी फॉर मस्कारिनिक और हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो इस तरीके से ये इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करती है। नाउ रिसेप्टर एफिनिटी की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर एफिनिटी डिफर्स फॉर वेरियस एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। All atypical antipsychotics have activity at the 5-HT2A receptor and dopamine receptor, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि सबकी एक्टिविटी डोपामीन और 5-HT2A रिसेप्टर पर तो मौजूद है, लेकिन इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिफरेंट एजेंट की डिफरेंट है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे देखा था कि कोई इफेक्ट 0 था, किसी में 1+ था, किसी में 2+ थे, यानी उसकी सीवियरिटी उस हिसाब से उस इफेक्ट की बढ़ती चली जाती है। डिफरेंट एजेंट्स हैव डिफरेंट एक्टिविटी फॉर हिस्टामीन अल्फा एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर, जो हमने वही बात की कि हिस्टामीन से हुई सेडेशन एंड वेट गेन, अल्फा से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और मस्कारिनिक रिसेप्टर पे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पे, तो ये मे हैव इंक्रीज एफिकेसी फॉर नेगेटिव सिम्टम्स कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उसकी एफिकेसी ज़्यादा बेहतर है नेगेटिव सिम्टम्स कंट्रोल पे कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अच्छा, इसमें जो क्लोजापिन है उसकी एफिकेसी जो है डेमोस्ट्रेट हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया। अब ये रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया ये है कि ट्रीटमेंट और रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया यानी दैट इज़ एक्चुअली ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया। इट मीन्स के क्लोजापिन इज लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग। ये क्यों लास्ट चॉइस है उस पर हम अभी आगे चल के बात करेंगे। क्लोजापिन लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो है ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया के लिए। ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया ये होता है कि जितनी भी आपने टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स अवेलेबल हैं वो सब आजमा ली और वो ट्रीटमेंट जो है वो नाउ अनएबल टू मैनेज शिज़ोफ्रेनिया, अब उससे मैनेज नहीं हो रहा, तो नाउ यू कैन मूव टू क्लोजापिन। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स डिफर फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इन देयर एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड ओइंग टू देयर हायर एफिनिटी फॉर 5-HT2 receptor compared to dopamine receptor, they are associated with less extrapyramidal syndrome and hyperprolactinemia than टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। इनके जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम है और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का जो इशू है वो कम है कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के। लेकिन बहरहाल इनके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इनका यूज़ भी लिमिट किया जाता है। अच्छा, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैव बीन लिंक्ड विथ वेट गेन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया।
सो रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स डिफर अमंग एजेंट। लेकिन बहरहाल ये जो वेट गेन, हाइपरलिपिडीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया है, ये एडवर्स इफेक्ट भी एजेंट टू एजेंट डिफर करते हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, और ये मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ का भी हाई रिस्क होता है उन इंडिविजुअल में जो कि एंटीसाइकोटिक एजेंट्स ले रहे होते हैं। नाउ क्लोजापिन की अगर हम बात करें तो क्लोजापिन वॉज द फर्स्ट atypical antipsychotics marketed in the US and is the only antipsychotic with no risk of extrapyramidal syndrome or tardive dyskinesia। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है EPS का और TD का, एंड ओनली एंटीसाइकोटिक विद प्रूवन एफिकेसी फॉर ट्रीटमेंट रेफ्रैक्टरी सीजोफ्रेनिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये बात की थी कि क्लोजापिन जो है वो ट्रीटमेंट रेफ्रैक्टरी सीजोफ्रेनिया के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, क्लोजापिन हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू रिड्यूस द सुसाइडल बिहेवियर, ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाउ एवर क्लोजापिन इज इंडिकेटेड ओनली इन पेशेंट्स हु हैव फेल्ड एटलीस्ट 2 previous antipsychotics including typical and atypical antipsychotic because of its risk of agranulocytosis। ये वो वजह है कि इसको लास्ट चॉइस के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि रिस्क ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस इससे बहुत हाई है, जिसकी वजह से इसको अर्ली ट्रीटमेंट पे नहीं शामिल किया जाता। डिस्पाइट दिस बेनिफिट कि इसका कोई रिस्क नहीं है एपीएस का यानी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम का या टार्डिव डिस्काइनेजिया का, सुसाइडल बिहेवियर जो है या उसको भी रिड्यूस करता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। बट उसके बावजूद भी इसको एग्रेनुलोसाइटोसिस के रिस्क की वजह से जो है वो फर्स्ट लाइन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड एफिकेसी। इसी वजह से कंप्लीट ब्लड काउंट मस्ट बी मॉनिटर्ड एट बेस लाइन, उसके बाद फिर एवरी वीक फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ थेरेपी, और उसके बाद फिर एवरी अदर वीक फॉर नेक्स्ट 6 months एंड देन एवरी मंथ देयर आफ्टर। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट कराएं तो स्टार्ट कराने से पहले एक बेस लाइन के तौर पर CBC करा लें, उसके बाद फिर फर्स्ट 6 month तक हर हफ्ते CBC करवाएं, चेक करते रहें कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस तो नहीं हो रहा। अगर 6 महीने तक नहीं हुआ तो फिर उसके बाद आप अगले 6 महीने में एवरी अदर वीक यानी 15 दिन के बाद करवाइए। अगर अगले 6 महीने भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद फिर एवरी मंथ करवाइए, और इस तरह से ये चलने दीजिए। क्लोजापिन में ऑल्सो लोअर सीजर थ्रेशोल्ड इन पेशेंट स्पेशली विद हायर डोजेस, तो वो पेशेंट जिनको रिस्क ऑफ सीजर है वो बढ़ सकता है विद क्लोजापिन क्योंकि ये सीजर थ्रेशोल्ड को लोअर कर देगा। क्लोजापिन शुड बी यूज विद कॉशन इन पेशेंट एट रिस्क ऑफ सीजर और विद हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर, इसलिए हमने ये बात की कि वो जिनको सीजर डिसऑर्डर है या हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर है उनमें कॉशन है कि इसको या तो अवॉइड करें या फिर क्लोज मॉनिटरिंग करते रहें। क्लोजापिन कैन कॉज न्यूमरस अदर साइड इफेक्ट्स जिसमें स्पेशली अर्ली इन थेरेपी, देयरफॉर एडिशनल रीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स बेनिफिट्स एंड रिस्क, यानी इसका जो इन्फॉर्मेशन लीफलेट है उसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए ताकि हम पेशेंट को जब ये प्रिस्क्राइब या रिकमेंड कर रहे हो तो फिर हम उसको जो है वो बेहतर अंदाज में समझ सकें और ये चेक कर सकें कि वो पेशेंट राइट कैंडिडेट है क्लोजापिन का या नहीं है। अच्छा जनाब, इसके बाद आइए अब यूनिक फॉर्मुलेशंस ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर अवेलेबल फॉर पेशेंट्स। ठीक है, वो क्या है आपके पास ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स यानी माउथ में ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जिसमें आपके पास रेस्पेरिडोन की ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट है, ओलेंजापिन की है, एरिपाइप्राजोल की है एंड एसिनेपिन। ठीक है, इनकी अवेलेबल है। एसिनेपाइन जो है वो मस्ट बी गिवन सबलिंगुअली टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन इसकी एसिनेपिन की ज़्यादा है। इसके अलावा इफ़ द टैबलेट इज सॉलोड, अगर सॉलो कर ली गई है तो फिर बायोअवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज फ्रॉम 35% टू लेस दैन 2%। ठीक है, तो अगर सॉलो कर ली गई है तो फिर इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर ये है कि ये माउथ में ही डिसइंटीग्रेट हो। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर फार्मूलेशन भी अवेलेबल है कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की, जिसमें आपके पास जिप्रासिडोन की है, ओलेंजापिन की है एंड एरिपाइप्राजोल की अवेलेबल है, और वो यूज़ की जाती हैं एक्यूटली एजिटेटेड पेशेंट्स विद शिज़ोफ्रेनिया। अब अगर हम इसकी डोज की बात करें
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, तो जिप्रासिडोन की जो डोज है 10 और 20 मिलीग्राम. 10 milligram dose may be repeated in 2 hours and 20 milligram dose may be repeated in 4 hours. But the maximum daily dose is 40 मिलीग्राम. इससे ज़्यादा पर डे नहीं ले सकते. ओलेंजापिन की बात करें तो इसकी डोज है 10 मिलीग्राम एंड उसकी रिपीट की बात की जाए तो 10 मिलीग्राम डोज में भी रिपीटेड एवरी 2 आवर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 मिलीग्राम डेली. यानी 30 मिलीग्राम से ज़्यादा आप मज़ीद जो है वो नहीं जा सकते. एरिपाइप्राजोल की बात करें तो इसकी जो डोज है वो 9.75 मिलीग्राम है. और अगर रिपीटेशन की बात करें, डोज रिपीट करने की ज़रूरत हो एक्यूटली एजिटेटेड पेशेंट में, तो 9.75 मिलीग्राम डोज में भी रिपीटेड एवरी 2 आवर, बट मैक्सिमम आप जा सकते हैं 30 मिलीग्राम तक. इससे ऊपर आप नहीं जा सकते. तो ये जो है वो इनकी डोजेस है. अच्छा, अब क्योंकि ये क्रॉनिक ट्रीटमेंट है और बहुत सारे पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो इस वजह से नॉन कंप्लाइंट पेशेंट हो जाते हैं. तो एज ए फार्मासिस्ट हम उसका क्या सल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दोज पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस या फिर हु हैव फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन. क्यों हो रही है हॉस्पिटलाइजेशन? बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस. So these patients are candidate for long acting इंट्रामस्कुलर फॉर्मुलेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स. ठीक है, तो फिर इन पेशेंट्स को आपने इंट्रामस्कुलर फॉर्मुलेशन देनी है जो कि लॉन्ग एक्टिंग होंगे. करंटली 5 ऑप्शंस एग्जिस्ट. आपके पास 5 मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हेलोपेरिडोल डेकानोएट, फ्लूफेनाजीन डेकानोएट, लॉन्ग एक्टिंग रेस्पेरिडोन, पेलिपेरिडोन पामिटेट एंड ओलेंजापिन पामोएट. ये लॉन्ग एक्टिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस या प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं. अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं. हेलोपेरिडोल की अगर हम बात करें तो गिवन इंट्रामस्कुलरली एवरी 3 to 4 वीक्स, यानी 4 वीक्स भी अगर रखें 3 to 4 वीक्स, यानी महीने में एक दफ़ा इसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. स्टार्टिंग डोज शुड बी 10 to 15 टाइम्स द टोटल डेली डोज ऑफ ओरल हेलोपेरिडोल. ठीक है, उसका 10 to 15 टाइम्स ओरल डोज का से बढ़ा के देना होगा. ओरल ओवरलैप शुड बी कंटिन्यू फॉर 1 मंथ, यानी ओरल भी 1 महीने तक देते रहें ओवरलैप के तौर पर, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन होने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा. इसलिए ओरल ओवरलैप 1 महीने तक जारी रखें. अच्छा, लोडिंग ए पेशेंट विथ 20 टाइम्स द टोटल डेली डोज ऑफ oral haloperidol is another strategy and it does not require the oral overlap. ठीक है, अगर आप 20 टाइम्स ग्रेटर डोज दे रहे हैं ओरल के मुकाबले में, तो फिर ओरल ओवरलैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आप लोडिंग डोज दे रहे हैं उसका लोडिंग डोज का मकसद ही यही होता है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को इमीडिएटली अचीव किया जाए. इसके अलावा डोजेज शुड बी एडमिनिस्टर एज 100 और 200 मिलीग्राम सब्सिक्वेंट डोजेज एवरी 3 to 7 डेज अंटिल द फुल डोज इज गिवन. ठीक है, शुरू में जो होगी डोज वो होगी इस तरह से 3 to 7 डेज में दी जाएगी. फॉलोअप इंट्रामस्कुलर डोजेज आर देन डिक्रीज बाय 25% आफ्टर दिस इनिशियल लोडिंग डोज हैज़ बीन गिवन. उसके बाद फिर फॉलोअप में इंट्रामस्कुलर डोज जो होगी वो 25% कम करके देनी होगी, क्योंकि लोडिंग डोज आप दे चुके होंगे. तो ये चीज़ है. अच्छा, उसके बाद अगर अब आप आइए फ्लूफेनाजीन. एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो लिखा हुआ है डोजेज शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट 100 और 200 मिलीग्राम सब्सिक्वेंट डोजेज एवरी 3 to 7 डेज, ये ओरल ओवरलैप की बात की जा रही है. ठीक है, फ्लूफेनाजीन की बात करें अगर हम, फ्लूफेनाजीन डेकोनेट, ये भी इंट्रामस्कुलर है और वही एवरी 2 to 3 वीक्स लगेगा. स्टार्टिंग डोज 1.2 to 1.6 टाइम्स ऑफ द टोटल daily dose of oral flufenazine. Oral overlap is recommended just for 1 week. सिर्फ 1 हफ्ते की ज़रूरत है. Maximum dose of flufenazine deconate is 100 milligram at any one time, and the lowest effective dose of this formulation should be used. कोशिश करें कि इसकी lowest effective dose को बाद में मेंटेनेंस के तौर पर यूज़ किया जाए. इसके अलावा अगर आप आएँ लॉन्ग एक्टिंग रेस्पेरिडोन पे, तो लॉन्ग एक्टिंग रेस्पेरिडोन एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली एवरी 2 वीक्स, यानी हर 15 दिन में लगेगा. एन इफेक्टिव डोज ऑफ ओरल रेस्पेरिडोन शुड फर्स्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर चेंजिंग टू द लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन. पहले आप ये देख लें कि इसकी जो ओरल डोज थी वो कितनी थी,
जो इफेक्टिव थी, उसके बाद फिर आप इंट्रामस्कुलर पे आएंगे। पेशेंट शुड बी स्टार्टेड एट 25 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स एंड कवर्ड विद ओरल मेडिकेशन फॉर 3 वीक्स आफ्टर इनिशिएशन। ठीक है, आप लॉन्ग एक्टिंग रेस्पेरिडोन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 25 मिलीग्राम एवरी 2 वीक देंगे, लेकिन 3 वीक्स तक आपने ओरल मेडिकेशन जारी रखनी है। उसके बाद फिर आप 3 वीक्स के बाद ओरल बंद कर देंगे एंड डोजेज में बी इंक्रीज टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स, और फिर आप बढ़ा के 50 मिलीग्राम एवरी 2 वीक पे जा सकते हैं, यानी हर 15 दिन के बाद 50 मिलीग्राम। अच्छा, पेलिपेरिडोन पामिटेट की अगर हम बात करें, एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलरली इन द डेल्टॉइड और ग्लूटियल मसल्स। डेल्टॉइड यानी ये कि आपके जो बाजू में है, ग्लूटियल मसल्स यानी जो बैक साइड पे हिप के जो मसल्स होते हैं, ग्लूटियल मसल्स उस साइड पे। थेरेपी जो है इनिशिएट की जाएगी विद इन लोडिंग डोज ऑफ 234 मिलीग्राम। उसके बाद सेकेंड इंजेक्शन ऑफ 156 मिलीग्राम वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट डोजेज आर गिवन एवरी 4 वीक्स, फिर हर 4 हफ्ते के बाद डोज दी जाएगी, जिसकी रेंज हो सकती है वही डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम, मिनिमम 39 मिलीग्राम, मैक्सिमम 234 मिलीग्राम। तो ये पेलिपेरिडोन का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। ओलेंजापिन पामोएट की बात करें तो ये इंट्रामस्कुलरली दी जाएगी एट ए डोज ऑफ 210 मिलीग्राम या फिर 300 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स, 210 और 300 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स, या फिर 405 मिलीग्राम एवरी 4 वीक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ थेरेपी, और इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है पहले 8 हफ्ते में। 8 हफ्ते के बाद क्या होगा, आफ्टर 8 वीक्स डोजेस कैन रेंज फ्रॉम 150 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स। ठीक है, उसके बाद डोज आपने देनी है 150 से 300 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स, या फिर ऑल्टरनेट शेड्यूल क्या है, 300 टू 405 मिलीग्राम एवरी 8 वीक्स। अच्छा, ओलेंजापिन पामोएट can only be administered at registered healthcare facility and patient must be monitored for at least 3 hours following injection. क्यों ज़रूरी है, क्योंकि द मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू डेलीरियम एंड सेडेशन सिंड्रोम। क्योंकि अगर पेशेंट चला गया और थोड़ी देर के बाद 3 घंटे के बाद वो डेलीरियम या सेडेशन में चला गया, सेडेशन सिंड्रोम में, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा घर पे, इसलिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आइए आप एंटीसाइकोटिक एजेंट्स की अगर हम और बात करें फर्दर, ये तो आपने लॉन्ग एक्टिंग की बात कर ली। एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो है मे बी स्विच फॉर सेवरल रीजंस। अगर इनको स्विच किया जाता है तो ऊपर भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इस लेक्चर में कि किन किन रीजंस के तहत स्विच किया जाता है, चेंज किया जाता है, कब चेंज करना चाहिए आपस में, और एटिपिकल को टिपिकल में, टिपिकल को एटिपिकल में, और अगर टिपिकल में ये आपस में चेंज करना है या एटिपिकल में आपस में चेंज करना है तो वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लैक ऑफ एफिकेसी एंड एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, अब व्हेन स्विचिंग एंटीसाइकोटिक द ओरिजिनल एजेंट शुड बी टाइट्रेटेड डाउन व्हाइल द न्यू एजेंट इज टाइट्रेटेड अप। यानी एकदम पुराने एजेंट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बंद करना है ड्रग को, और एकदम उसकी डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हाई डोज पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि न्यू एजेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एजेंट की डोज जो है वो टाइट्रेट डाउन करते चले जाएं धीरे धीरे, और सेकेंड एजेंट जो स्टार्ट किया है जिससे स्विच करना है उसकी डोज धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। इफ चेंजिंग फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक टू एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक सेकेंडरी टू ईपीएस, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स में बी कंटिन्यूड अंटिल द टिपिकल एजेंट इज कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो अगर आप टिपिकल एंटीसाइकोटिक को स्टॉप करने जा रहे हैं और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को शुरू करने जा रहे हैं, वजह क्या है, क्यों स्विच करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम, तो इसकी वजह से आप कर रहे हैं। तो उसमें पेशेंट जब अगर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट साथ ले रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट आप देते रहें, जब तक देते रहें इस स्विच के दौरान, भले आप टिपिकल एंटीसाइकोटिक की डोज धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप एंटीकोलिनर्जिक एजेंट लाइक बेंजाट्रोपिन जो है वो जारी रखें। कब तक, जब तक ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक यानी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कंप्लीटली डिसकंटिन्यू नहीं हो जाती। तो ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक बात है एडजंक्टिव थेरेपी की, यानी कॉम्बिनेशन, यानी 2 ड्रग 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में, तो इन पेशेंट विद पार्शियल और नो रिस्पॉन्स टू थेरेपी आफ्टर एन एडिक्वेट ट्रायल अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स ऑफ एन एंटीसाइकोटिक्स, ए सेकेंड एंटीसाइकोटिक शुड बी ट्राइड। ठीक है, आपने पहले जो है एक ड्रग स्टार्ट की,
उसका काफ़ी अरसे तक देते रहे, एटलीस्ट 4 वीक्स तक, और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, नो पार्शल और नो रिस्पॉन्स, देन यू कैन थिंक अबाउट सेकेंड एंटीसाइकोटिक। आफ्टर द फेलियर ऑफ 2 और 3 एंटीसाइकोटिक, 2 या 3 एंटीसाइकोटिक आप चेंज कर चुके हैं और सब में फेलियर आ रहा है, तो फिर अब द पेशेंट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर क्लोजापिन एंड इट्स यूज शुड बी कंसिडर्ड। अब आप क्लोजापिन जो कि ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी कंसिडरेशन के लिए है, उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑगमेंटेशन इज एन ऑप्शन, आपके पास ऑगमेंटेशन का भी ऑप्शन है फॉर दोज पेशेंट्स अनएबल टू टेक क्लोजापिन और विथ पार्शियल और नो रिस्पॉन्स। यानी ऑगमेंटेशन का मतलब है कि 2 ड्रग 3 ड्रग कंबाइन करके दे दें अदर देन क्लोजापिन। क्लोजापिन की तरफ आप जाए नहीं बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। बहरहाल क्लोजापिन हैज़ बीन स्टडीड इन कॉम्बिनेशन विद टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। क्लोजापिन को भी यूज़ किया गया है कॉम्बिनेशन में। अदर ऑप्शंस आपके पास क्या हैं फॉर ऑगमेंटेशन इंक्लूड मूड स्टेबलाइजर आप कंबाइन करके दे दें, लाइक आपके पास ये लिथियम है, वैल्प्रोइक एसिड दे सकते हैं, कार्बामेजेपिन भी देख सकते हैं, यानी दूसरी जो है वो ड्रग भी, क्लास की ड्रग भी आप ले ला सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स हैव ऑल्सो बीन यूज इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव सिम्टम्स। अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो एंटी डिप्रेसेंट को भी ऑगमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी has also been used as an adjunctive therapy in patient with partial or no response to antipsychotics. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या है? वो जो बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रिकल शॉक्स ब्रेन पे लगाए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इसके साथ ही हमने ये जो साइकोसिस है उसका चैप्टर कंप्लीट कर लिया, या उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए यूज़फुल होगा एंड यू हैव लर्न सो मच अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग एंड द डिजीज़, और आपको ये फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा। सो इसके साथ ही हम अब अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। ये लास्ट लेक्चर था एंटीसाइकोटिक्स और साइकोसिस के हवाले से। इसके बाद सून वी विल कम बैक विथ न्यू डिजीज़, न्यू टॉपिक, सो स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच।